ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, आज का टॉपिक क्या, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन क्या है। तो हमारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं यानी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, तो उपापचयी प्रक्रियाओं के दौरान जो हम देखते हैं वास्ट नाइट्रोजनस मटेरियल्स बनते हैं, या हम देखते हैं विषैले अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन। हमारे शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, तो उनके दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या विषैले अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अब उसमें लिखा रहता है नाइट्रोजनस। तो नाइट्रोजनस क्यों बोल देते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन की क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, हमारे शरीर में ठीक है विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनस ठीक है अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को ठीक है शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ठीक है उत्सर्जन कहलाती है। कहलाती है, ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया में, ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले ठीक है भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा
ब्रक होते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्तनधारी हैं तो उनमें मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? ब्रक या किडनी। ठीक है, इसी को किडनी बोलते हैं, इसी को ब्रक, किसी को गुर्दा बोलते हैं। तो जितने भी स्तनधारी हैं तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा? ब्रक, है ना। मनुष्य की बात करें, गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, तो सभी में क्या हो जाएगा? ब्रक। अब यदि आ जाए कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र की या ब्रक की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फिर नेफ्रॉन हो जाएगा, है ना। ब्रक की सबसे छोटी ठीक है संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन कहते हैं। या इसी को क्या बोल देते? ब्रक नलिका भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई है ना, तो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन या ब्रक नलिका, है ना। ठीक है, तो ब्रक हो जाएंगे। अब देखिए, अभी तो हमने पढ़ा मुख्य उत्सर्जी अंग, तो मुख्य उत्सर्जी अंग में क्या होता है? ब्रक। कभी कभी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो ब्रक के अतिरिक्त भी होते हैं सहायक उत्सर्जी अंग, जैसे लीवर की बात करें, स्किन की बात करें, है ना, तो हम देखते हैं सहायक उत्सर्जी अंग के। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, तो हम देखते ब्रक, और ब्रक की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है ना। इसके अतिरिक्त ना लिखें, देखो एक काट तो थोड़ा। ठीक है, अभी क्योंकि स्तनधारियों की बात हो रही थी, है ना, तो स्तनधारियों में हम देखते हैं क्या होता है? मुख्य जो उत्सर्जी अंग होता है एक जोड़ी ब्रक। अब लिखें मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा ब्रक होते हैं। ठीक है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा ब्रक होते हैं तथा सहायक उत्सर्जी अंगों के अतिरिक्त ठीक है त्वचा, सहायक उत्सर्जी अंगों के अंतर्गत, है ना। त्वचा, ठीक है, फेफड़े, ठीक है, आंत्र, ठीक है, और यकृत आते हैं।
ठीक है, तो देखिए मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क हैं, लेकिन सहायक उत्सर्जी अंग में क्या हो जाएगा, तो त्वचा, फेफड़े, आंत और लीवर। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन यदि आ जाए निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य के उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं, तो त्वचा भी आ जाएगा, फेफड़े भी आ जाएंगे, आंत भी आ जाएगा और लीवर भी आ जाएगा, और मुख्य उत्सर्जी अंग की बात हो रही है तो केवल और केवल वृक्क हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी वृक्क को न दे के त्वचा, फेफड़े और आंत्र को दे देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का उत्सर्जी अंग से संबंधित अंग है ना, तो सभी हो जाएंगे, है ना। ये देखना है, ये सहायक होते हैं, ये मुख्य उत्सर्जी अंग होता है ना। अब देखिए मनुष्य में हम देखते हैं, मनुष्य की क्या बात करें, जितने भी मतलब जीवधारी होते हैं तो उत्सर्जन निम्न 3 प्रकार से होता है ना। तो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, उत्सर्जन के प्रकार, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्सर्जन के प्रकार, तो हम देखते हैं, यह 3 प्रकार का होता है उत्सर्जन मुख, है ना। उत्सर्जन मुख्य रूप से क्या होता है, 3 प्रकार का। पहला होता है अमोनोटेलिक, ठीक है, अमोनोटेलिक। एक हम पढ़ेंगे अमोनोटेलिक और एक यूरियोटेलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक। एक हम पढ़ेंगे यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो उत्सर्जन मुख्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब देखिए हमें ये ध्यान देना है, ऐसे जंतु जिनमें जिनमें हम देखते हैं मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया, तो वो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया या अमोनोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। तो अमोनिया से क्या बना है, अमोनो। ठीक है, ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तो यूरिया से बना है यूरियोटेलिक। ऐसे जंतु जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, ये आप देख रहे हैं शुरू में यूरिको लिखा है, यूरिको से यानी यूरिक एसिड से है, तो उनमें कौन सा उत्सर्जन पाया जाएगा, यूरिकोटेलिक, है ना। बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो जनरली यदि सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार का पाया जाता है, तो हम देखते हैं जीवों में 3 प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या है, ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटेलिक ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का, शुरू के 3 अक्षर देखना है। यूरिकोटेलिक तो जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनमें यूरिकोटेलिक हो जाएगा, है ना। अब पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से मनुष्य में कौन सा उत्सर्जन पाया जाता है, तो मनुष्य की बात करें तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया, तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, यूरियोटेलिक, है ना। तो पहला लिख लें अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ठीक है अमोनिया का
ठीक है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक अमोनोटेलिक उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार का उत्सर्जन इस प्रकार का उत्सर्जन मुख्य रूप से जलीय जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, जलीय जंतुओं में पाया जाता है, जलीय जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जलीय जंतुओं में कौन सा उत्सर्जन पाया जाता है, तो भी अमोनोटेलिक। ठीक है, जैसे मेढक का लार्वा। ठीक है, मेढक का लार्वा, या इसी को बोल देते टेडपोल। ठीक है, मेढक का लार्वा, मछलियां, मछलियां, तो मेढक के लार्वे की बात करें या हम देखते हैं मछलियों की बात करें, अब मछलियों में अस्थि में मछलियों की बात करें तो सभी में हम देखते हैं कौन सा आ जाएगा मुख्य रूप से अमोनोटेलिक, है ना। तो हमें ये देखना है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मेढक का लार्वा यानी टेडपोल की बात हो रही है ना। और जब मेढक की बात होगी तो उत्सर्जन दूसरा हो जाएगा, है ना। ठीक है, यूरियोटेलिक उत्सर्जन। अब अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल क्या है, अम्ल के रूप में वहां पढ़ रहे हैं, यहाँ अमोनिया क्या है, पदार्थ के रूप में बात हो रही है ना। यानी अम्ल में क्या मौजूद होगी, एमिनो। जो एमिनो अम्ल लिखेंगे तो उसमें कौन सा ग्रुप होगा, एमिनो, है ना, NH2। हाँ बिल्कुल, जैसे मगरमच्छ की बात करें, है ना, तो मगरमच्छ में भी यही हो जाएगा। ठीक है, और लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, हाँ हाँ, तो सभी में यही आ जाएगा, घड़ियाल। ठीक है, यानी एलिगेटर की बात करें, क्रोकोडाइल की बात करें, सभी में यही आ जाएगा जो जलीय जंतु हैं, है ना। तो जल में रहते हैं ना, तो यहाँ जलीय जंतुओं की बात होगी तो यही आ जाएगा। ठीक है, अमीनो अम्ल में NH2 ग्रुप आएगा ना, एमिनो ग्रुप, है ना। हाँ, जब भी इसकी बात होगी तो एक ग्रुप जुड़ जाएगा आपका, है ना, एक ग्रुप जुड़ जाएगा, है ना। यूरियोटेलिक, ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करेंगे, हाँ, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, चलेगा, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं ठीक है, यूरियोटेलिक उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जन कहलाता है।
ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे, है ना, हाँ तो इसमें स्तनधारी लिख सकते हैं, स्तनधारी में मनुष्य भी आ जाएगा। ठीक है, यानी जितने भी स्तनी होते हैं सभी में कौन सा उत्सर्जन पाया जाता है ना। ठीक है, मेढक, ठीक है, केचुआ, केचुआ, तो जितने भी स्तनधारी गाय भैंस बकरी, है ना, घोड़ा कुत्ता, सभी में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, मेढक केचुआ, सभी में इस प्रकार का उत्सर्जन आ जाएगा। कभी कभी लेकिन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केचुआ क्या है, अमोनोटेलिक है यूरियोटेलिक, तो दोनों हैं, है ना, तो इसमें लिख सकते हैं नोट, ठीक है, केचुआ अमोनोटेलिक तथा यूरियोटेलिक दोनों हैं। ठीक है, तो यदि दोनों ऑप्शन दिए हैं तो फिर ये दोनों लिख देंगे। ये क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम में कि केचुआ होता है अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक, है ना, तो अमोनोटेलिक भी है और यूरियोटेलिक भी है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे यूरिकोटेलिक। तो ऐसे जंतु जिनमें हम देखते हैं जो पानी की मात्रा कम होती है ना, तो हम देखते हैं शुष्क वातावरण में रहते हैं, तो उस उनमें सब में कौन सा पाया जाता है, यूरिकोटेलिक, है ना, यानी जितने भी कीड़े मकोड़े हैं पक्षी हैं तो सभी में हम देखते हैं यूरिकोटेलिक होता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यूरिकोटेलिक लिखा है यानी शुरू में क्या आया, यूरिक आया ना, शुरू में वहां यूरिया आया तो यूरिया का उत्सर्जन हो जाएगा, यहाँ यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड का, है ना। ठीक है, तो ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक ठीक है, यूरिकोटेलिक उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार का उत्सर्जन इस प्रकार का उत्सर्जन शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतुओं में, ठीक है, जंतुओं में पाया जाता है, यानी जिनमें पानी की कमी होती है। ठीक है, लिख सकते हैं जैसे पक्षी, ठीक है, पक्षियों में कौन सा उत्सर्जन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सरीसृप, अब सरीसृप के अंतर्गत छिपकली,
ठीक है। कीड़े मकोड़े, ठीक है। अब कीड़े मकोड़े से जितने भी आर्थ्रोपोडा जंतु के जीव हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं, है ना, आर्थ्रोपोडा में जितने भी जीव आते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं मकड़ी, है ना, मकड़ी की बात करें, कॉकरोच की बात करें, है ना, तो सभी हम देखते हैं जितने भी जंतु आते हैं। अब इसमें ये अलग से चैप्टर है, अलग से, वैसे इन परीक्षा में नहीं आता है। जैसे आपने देखा होगा जो कोयल है, तो कोयल कभी भी घोंसला नहीं बनाती है, क्योंकि कोयल में क्या पाई जाती, परजीवता। जो कौवा होता है तो कौवा के घोंसले में अपने अंडे को रख देती है, लेकिन उसका शेप इस प्रकार से कर देती है कि कौवा समझ नहीं पाता है कि ये हमारे अंडे हैं ये दूसरे के, तो रख रखाव करता है और जब मैच्योर हो जाते हैं तो उठा के ले जाती है ना। तो इसको कहते हैं ब्रूड पैराडिज्म कहते हैं, है ना। तो हम देखते हैं परजीवता का उदाहरण है, जैसे इसको अलग से पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर में। जैसे लाख का कीट होता है ना, मोती वगैरह, तो इसको अलग से। तो ये 3 प्रकार का उत्सर्जन हो गया, बनेगा ना। तो जनरली यही पूछ लिया जाता है कि यूरिक, यूरिको अमोनिया, इतने का अंतर आना चाहिए। तो यूरिक एसिड है तो शुष्क वातावरण में रहने वाले, जैसे हमने पढ़ा था ना पक्षियों में अलग से यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, यानी पानी कम पीते हैं पक्षी, है ना। तो हम देखते हैं उनमें उत्सर्जन किसका होता है, यूरिक एसिड का, है ना। सरीसृप में जैसे छिपकलियों की बात करें, ये भी शुष्क वातावरण में रहती हैं। कीड़े मकोड़े हैं तो जिनमें पानी की मात्रा कम होती है या पानी कम मात्रा में लेते हैं, तो उनमें सभी में क्या पाया जाता है, यूरिकोटैलिक, है ना। ठीक है। अब जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं मनुष्य के मूत्र की बात करें, यूरिन की बात करें, है ना, तो मूत्र का रंग पीला या किसका, तो इसका संगठन देख लें थोड़ी। मूत्र, है ना, तो मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, मूत्र का संगठन जिससे मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो जल है, तो जल का परसेंटेज कितना होता है, 95%, यानी मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है, 95%, है ना। जो लवण होते हैं, तो लवण का जो परसेंट होता है तो 2% होता है, ठीक है। और यूरिया का परसेंटेज, तो यूरिया का परसेंटेज होता है 2.7, ठीक है, यूरिया का परसेंटेज 2.7। और यूरिक अम्ल, हाँ, तो यूरिक अम्ल ये 0.03%, ये अक्सर पूछा जाता है। बस यहाँ थोड़ी वेरिएशन हो जाती है, यदि यूरिया 2.5 है तो यहाँ यूरिक अम्ल का परसेंटेज 0.5 हो जाएगा, है ना। तो जो आपको ऑप्शन में आ जाए, यूरिक अम्ल का कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो हमें देखना या तो 0.03 आएगा या फिर 0.05 आएगा, है ना। हाँ, इसी के नजदीक, है ना। ये नहीं देंगे कि 0.03 भी दे दें और 0.05 भी दे दें, क्योंकि यूरिया का बढ़ेगा तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ये घट जाएगा थोड़ा, है ना। तो यहाँ यूरिया की यदि 2.5 है तो यहाँ 0.5 आ जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मूत्र का संगठन है। कभी कभी पूछ लेते हैं मूत्र में जल की मात्रा, या हम देखते हैं जो मूत्र होता है तो मूत्र में का रंग पीला किसके कारण होता है ना। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन जैसे आए कि मूत्र का रंग पीला, ठीक है, मूत्र का रंग पीला, तो कौन सा वर्णक होता है, तो किसके कारण होता है, कौन सा वर्णक होता है, यूरोक्रोम, ठीक है। अब ये तो जनरली सबको पता है, क्योंकि ये 2-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, तो कौन सा वर्णक पाया जाता है, यूरोक्रोम। अब यदि क्वेश्चन आ जाए मूत्र की गंध, ठीक है, मूत्र की गंध किसके कारण होती है, तो ये होती है
यूरिनोड, यूरिनोड के कारण, इसके कारण होती है। आ जाए कि मूत्र में जो तीक्ष्ण गंध होती है तो किसके कारण होती है? यूरिनोड। ठीक है, तो वर्णक जो होता है वो यूरोक्रोम आ जाएगा और हम देखते गंध जो हो जाएगी इतनी। मनुष्य में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो प्रतिदिन की बात करेंगे तो लगभग 1.5 लीटर, है ना। मनुष्य में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो हम देखते हैं 1.5 लीटर। तो हम देखते हैं कितनी हो जाएगी, 1.5 लीटर। ठीक है, लगभग 1.5 लीटर। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है मूत्र का पीएच मान? मूत्र का पीएच मान आंशिक अम्लीय होता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? 6 पॉइंट कुछ होगा, है ना, 6.5। जैसे जैसे 7 के करीब पहुंचेंगे तो आंशिक लग जाएगा, है ना। जैसे अम्लीयता क्या है, 7 से नीचे की ओर जब जाते हैं तो बढ़ती है। अब जैसे मान लो कोई विलियन की पीएच वैल्यू 3 है तो ज्यादा अम्लीय होगा किसकी तुलना में? किसी विलियन की पीएच वैल्यू 5 है ना। तो जैसे जैसे 7 के नजदीक आएंगे, है ना, तो हम देखते हैं अम्लीयता घटेगी और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, है ना। इसीलिए अम्लीय हम पढ़ चुके हैं कि ये पीएच मान क्रम जो होता है तो ये 7 होता है मध्य में, और हम देखते हैं 0 से 14 तक के, तो 7 से यहाँ की ओर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, है ना। अब जैसे किसी विलियन का पीएच मान लो 13.5 है तो क्या होगा? आंशिक क्षारीय हो जाएगा ना। लेकिन किसी विलियन का पीएच मान 7.2 है तो प्रबल क्षारीय हो जाएगा, है ना। जितने इसके नजदीक रहेंगे तो उतनी क्षारीयता बढ़ेगी और जितने इसके जाएंगे तो ऐसा होगा, है ना। किसने दिया था पीएच मान के बारे में, किसने बताया था? तो सोरेनसन ने, है ना। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो मूत्र का रंग पीला किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण, है ना। यूरिनोड, प्रतिदिन बनने वाली मूत्र की मात्रा, मूत्र में हम देखते हैं मूत्र का पीएच वैल्यू तो 6.5 जो भी आ जाए, 6.4 आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन इसी के एवरेज में, है ना। तो इसको देख लेना है। कुछ और आ जाते हैं विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जी अंग, है ना, तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, विभिन्न जंतुओं के ठीक है, विभिन्न जंतुओं के या जंतुओं में उत्सर्जी अंग। ठीक है, विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी अंग। विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी अंग, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हैं, जैसे आ जाता है आपका एग्जाम में यहां से क्वेश्चन, तो जैसे लिखें केंचुआ पूछा जाता है मुख्य रूप से, तो केंचुए में उत्सर्जी अंग क्या होता है? केंचुए में उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया, कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया है, नेफ्रीडिया। केंचुए में उत्सर्जी अंग क्या है? नेफ्रीडिया, ठीक है, या इसी को बोल देते हैं वृक्कक, है ना। नेफ्रीडिया को ही वृक्कक बोल देते हैं, तो कभी कभी हम वृक्क मान लेते हैं, तो वृक्क नहीं है, नेफ्रीडिया है ना। तो केंचुए में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा? नेफ्रीडिया। प्लेटी हेलमिन्थीज,
ये आपका परीक्षा में बहुत आता है, पढ़ चुके हैं इसको, प्लेटीहेल्मिन्थीज को, है ना। यानी इस वर्ग के जितने भी जंतु आते हैं, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, तो इनमें क्या होता है, इनमें उत्सर्जी अंग, ये बहुत पूछा गया है, इनमें होता है ज्वाला कोशिकाएं, ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल, ठीक है। तो इनमें मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, जैसे कहें प्रोटोजोआ, हाँ, तो प्रोटोजोआ की बात करें तो इनमें क्या होता है, कोई उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, सामान्य शरीर सतह से, है ना, हाँ, सामान्य शरीर सतह, ठीक है, वही आ जाएगा सामान्य सतह, अमीबा, पैरामीशियम सभी में सामान्य सतह के द्वारा, प्रोटोजोआ लिख दिया ना हमने। और लिख सकते हैं, स्तनियों की बात करें तो कर ही चुके हैं, क्या पढ़ा था हमने, हाँ, तो वृक्क हो जाएगा, ठीक है, वृक्क, या इसी को किडनी बोल देते हैं, हाँ, किडनी, ठीक है। तो ये कर लेना, है ना, केचुए का पूछा गया है एक दो बार, तो इनको सभी को कर लेना है इस प्रकार से।